हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर यूपी बोर्ड क्लास 10th का मैथ का सेकंड चैप्टर स्टार्ट बहुपद। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। तो देखिए बहुपद चैप्टर का नेम ही है, उससे ही पता चल रहा है। मतलब बहुपद होता क्या है, जब हम इसे डिवाइड करेंगे, बहु का मतलब हो गया बहुत से, ठीक है। और पद मतलब तो पद होता है, मतलब आप इसे समझ सकते हैं जैसे टर्म्स टर्म्स होती हैं, इंग्लिश में से टर्म्स बोलेंगे, ठीक है। तो जिसमें ढेर सारी टर्म्स हो या फिर पद हो वो बहुपद कहलाएगा। अब बहुपद जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक होता है इसके घात के फॉर्म में, ठीक है, और दूसरा होता है इसके पदों की फॉर्म में, ठीक है। जब इस पे घात अलग अलग होती है तब हम बहुपद को क्या बोलते हैं, या फिर जब इनकी पद यानी टर्म्स कितनी होती है, 1 2 3 जितनी भी होती है, उसके अकॉर्डिंग इनका नेम क्या होता है, तो वो देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं घात के अकॉर्डिंग। अगर घात 1 है, ठीक है, पूरे पॉलिनोमियल मतलब पूरे बहुपद की घात 1 है। घात होती क्या है, जैसे घात को हम दिखाएं तो घात होती है अधिकतम घात, जो होती है वो बहुपद की घात होती है, ठीक है। बहुपद की घात क्या होगी, मतलब जो भी बहुपद आपको गिवन है उसकी सबसे हाईएस्ट पावर जो होगी वो होगी बहुपद की घात। अब अगर घात 1 है तब हम उसे बोलते हैं रैखिक, रैखिक बहुपद, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे 3x हो गया, कोई पावर नहीं है तो हम एक पावर मानते हैं, ठीक है। x प्लस 1 हो गया, तब भी हमारी क्या है, पावर 1 है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये रैखिक समीकरण होगा या रैखिक बहुपद होगा। अगर घात 2 है तब हम उसे बोलते हैं द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात का मतलब हो गया हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और इसमें जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1, इससे मतलब नहीं है कि उसमें टर्म्स कितने हैं, पद कितने हैं, बस उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तब वो हो जाएगा द्विघात बहुपद। अगर पावर 3 है तो क्या होता है उसका नेम, त्रिघात बहुपद, ठीक है। त्रिघात बहुपद को कैसे मेंशन करेंगे, जैसे 3x³ या फिर x³ प्लस 1 या फिर x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, कुछ भी हो सकता है, बस हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, उसकी 3 होनी चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर इनके पद 1 2 3 4 गिवन हो आपको, तब इनका नेम क्या होगा। सबसे पहले पद कहते किसे हैं, जैसे जो प्लस और माइनस के साइन है, सिर्फ ये दोनों पदों को डिवाइड करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 3x लिखूं, ठीक है, ये एक पद माना जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं है। अब यहाँ पर अगर मैंने बीच में प्लस का साइन या माइनस का साइन लगा दिया, तब यहाँ पर क्या होगा, ये दो पदों में डिवाइड हो जाएंगे। तो जब भी आपको प्लस माइनस गिवन है तो ध्यान रखिएगा वो पदों में डिवाइड होते हैं। अब अगर पद एक है, एक पद है, तब हम उसे बोलते हैं एक पदी, एक पदी बहुपद, ठीक है। एक ही पद होगा उसके अंदर और कुछ नहीं होगा, चाहे उसकी पावर कुछ भी हो, जैसे 3x² या फिर 2x या फिर सिर्फ x, मतलब उसमें एक वेरिएबल होना चाहिए, एक चर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर पद कितने हैं, 2 हैं, तब हम उसे बोलते हैं द्विपद, ठीक है। जैसे 3x प्लस 1 या x² प्लस 2, कुछ भी हो सकता है, पावर कुछ भी हो, बस पद कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। इसके बाद अगर 3 है तब हम उसे बोलेंगे त्रिपद बहुपद, ठीक है। जैसे 4x प्लस 1, 4x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। कितने पद हो गए, 1 2 3, ऐसे कुछ भी हो सकता है, पावर भी कुछ भी हो सकती है, बस उसमें पद कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका मानक रूप। मानक रूप क्या होता है, चलिए देखते हैं इसका मानक रूप। मानक रूप जो है, जो नॉर्मली आपको इक्वेशन देखने के लिए मिलेगी, तो किस फॉर्म में मिलेगी, इसका मानक रूप होगा ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। यह है इसका मानक रूप। अब ये मानक रूप चेंज भी हो सकता है, पावर 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। तो चर का मैक्सिमम घात यानी अधिकतम घात से कम घात की तरफ या कम घात से अधिकतम घात की तरफ एक सीक्वेंस तय हो, तब हम उसे बोलेंगे उसका मानक रूप, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें a b c क्या है, a और b, क्योंकि ये x के साथ
जो कि क्या है, चर हैं, ठीक है, ये दोनों चर हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि ए और बी ये क्या है, ये है गुणांक, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है हमें एक्स के साथ गिवन, तो वो गुणांक कहलाती है। अब एक्स स्क्वायर के साथ ए है, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, ए होगा, और एक्स के साथ बी है तो सिर्फ एक्स का गुणांक क्या होगा, बी होगा, क्योंकि सी के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो हम इसे बोलते हैं कांस्टेंट इंग्लिश में, ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा ये, मतलब इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो आप इसे नॉर्मली कांस्टेंट वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हमें मिल गया। अब इसके बाद जैसे ये तो हो गए इसके चर, ये हो गया गुणांक, ठीक है। अब इसके बाद इसे हम अचर पद भी बोलते हैं। अचर पद का मतलब ये हो गया कि ऐसे नंबर जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन चर जो है वो है वेरिएबल, मतलब जो आप चेंज करके दूसरे भी लिख सकते हैं, उससे कोई इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपने अचर चेंज कर दिए तो पूरी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। तो देखिए चर और अचर यानी गुणांक में और चर में क्या रिलेशन होता है वो देखेंगे अब हम। चलिए अब देखेंगे बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। शून्य क्या होता है, शून्य होता है जब आप किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो जिस वैल्यू पर पूरी इक्वेशन जीरो हो जाती है वो उसका शून्य कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसकी इक्वेशन मान ली एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या चीजें होती हैं, सबसे पहले शून्य को माना, हमने शून्य क्या मान लिए, माना शून्यक अल्फा बीटा है, ठीक है। तब शून्य को का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। इसे शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे तो ये क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पर b, तो b अपॉन और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a, ये हो गया शून्यकों का योगफल। दूसरी चीज होती है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। शॉर्ट फॉर्म में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन, क्योंकि अचर पद क्या है हमारा c अपॉन a, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बस इनसे रिलेटेड हमारी पूरी एक्सरसाइज है और कुछ फॉर्मूले हैं, सब समीकरण हैं, वो आई होप आपको याद होंगी। अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब इससे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर की नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।